कि जो रजिस्ट्री होती है ना, इसके एक सरकारी रेट्स होते हैं जिनको डीसी रेट्स कहते हैं, और रजिस्ट्री इस डीसी रेट से कम जो है वो किसी सूरत नहीं हो सकती। और ये जो डीसी रेट्स होते हैं, ये हर ज़िले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको डीसी कहते हैं, वो स्टैम्प एक्ट के सेक्शन 27A के तहत हर साल जो है उनको पूरे ज़िले में अपने जितनी भी उसके ज़िले के अंदर तहसीलें होती हैं, इलाके होते हैं, उनकी जो है वो एक रेट लिस्ट तैयार करवा के अपनी दस्तखत करके, तो वो रेट लिस्ट जो है वो 1 जुलाई को जो है हर साल जो है वो जारी कर देता है। और वो 1 जुलाई से लेकर जो है वो 30 जून तक, जो अगले साल का 30 जून आना होता है, उधर तक जो है वो रेट जो है वो नाफिजुल अमल रहते हैं, क्योंकि जो माली साल होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, जबकि आम साल तो हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। लेकिन जो माली साल है हमारे मुल्क में, उसका आगाज़ जो है वो 1 जुलाई से होता है और 30 जून पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर नए 1 जुलाई को हर साल के रेट जो है वो टैक्स जो है वो बड़े कुछ जो है वो बदल जाता है। तो ये जो डीसी साहब होते हैं, ये 27A है जो स्टैम्प एक्ट का, जो पाकिस्तान में स्टैम्प एक्ट जो है वो चल रहा है, उसके सेक्शन 27A के तहत जो है वो ये जो रेट्स होते हैं हर साल वो जो है वो करते हैं। और इन डीसी रेट से कम जो है वो रजिस्ट्री का जो है वो नहीं करवाई जा सकती। 27A1 सेक्शन है स्टैम्प एक्ट का, डीसी रेट से कम जो है वो रजिस्ट्री नहीं करवाई जाएगी। अगर आप डीसी रेट से ज़्यादा खरीदते हैं तो आप फिर उस रेट पर जो है वो रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन डीसी रेट से कम जो है वो किसी रेट पर किसी सूरत भी जो है वो नहीं आया जा सकता। फिर सेक्शन 27A3 है स्टैम्प एक्ट का, जो ये कहता है कि अगर आप डीसी रेट से ज़्यादा पर जो है वो रजिस्ट्री खरीदते हैं, जो प्रॉपर्टी जो है वो खरीदते हैं, तो आप फिर उस हिसाब से भी इसे अदा करेंगे। फिर आप डीसी रेट से नहीं अदा करेंगे। लेकिन इसमें लोग एक ऑप्शन यूज़ करते हैं, लोग कहते हैं डीसी रेट ठीक है, मौजूद है, हमें क्या जरूरत है ज़्यादा पैसों से करवाएं, हम टैक्स बचाते हैं अपना, तो वो डीसी रेट पे ही करवा लेते हैं। वो सेक्शन 27A3 को फॉलो नहीं करते, क्योंकि जब आप डीसी रेट पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो महकमे वाले भी आपसे तराज़ नहीं करते, उन्होंने अपना जो भी रेट होता है वो आपसे वसूल कर लिया होता है। तो इसलिए जो डीसी रेट है, आप उसके हिसाब से जो है आपको रजिस्ट्री करवानी जो है ये ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो डीसी रेट से ज़्यादा है तो फिर आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी इधर एक राय होती है कि आप हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे करवाएं, कम वैल्यू पे कतन मत करवाएं। इससे आपकी प्रॉपर्टी भी डी वैल्यू होती है और आपका बहुत सा पैसा जो है वो भी ब्लैक हो जाता है, वो वाइट मनी नहीं रहता, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं रहता उसका। हालांकि रजिस्ट्री तो आपने महंगी खरीदी होती है, और फिर जब ज़्यादा पैसों से आप रजिस्ट्री खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री भी आप ज़्यादा पैसों से करवा लेते हैं, तो उन पैसों को भी जो है वो रजिस्ट्री की जो है वो वैल्यू में ही ऐड कर लें। अगर कभी आपने बेचनी भी है तो उन पैसों को अपनी जो है इन्वेस्टमेंट समझ के आगे जो है आप प्रॉपर्टी को बेचें, लेकिन कम वैल्यू पर रजिस्ट्री नहीं करवानी चाहिए। लेकिन करवा सकते हैं आप, मना नहीं करते वो ऑफिस वाले, बहरहाल बेहतर नहीं है। फिर इसमें एक और चीज़ समझें इन रेट्स के लिहाज से, जो प्रॉपर्टी होती है ना, अगर वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो तो ये नहीं कि आपने सिर्फ तय ज़मीन का जो रेट है उसी पे आपने उसकी रजिस्ट्री करवानी। कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की जो रजिस्ट्री होती है वो बिल्डिंग पे होती है, और बिल्डिंग का क्या उन्होंने रखा हुआ, तय ज़मीन का रेट अलहदा होता है, और जो ऊपर बिल्डिंग होती है, जो मलबा होता है, उसका डीसी ने अलहदा रेट जो है तयन किया होता है। कि यानी तय ज़मीन का रेट ये है और मलबे का रेट ये है, वो फुटों में होता है, उसके लिहाज से आप मरले का रेट बना लेते हैं। तो वो आपने तय ज़मीन का रेट अलहदा निकालना है, और जो है अपना जो है मलबे का रेट आपने अलहदा निकालना है। फिर दोनों को इकट्ठा करके कीमत बनती है। तो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की वो कीमत होती है, चाहे वो कमर्शियल हो या रिहायशी हो, जो भी हो, उसकी जो है ना मलबे की कीमत अलहदा बनेगी, और जो है वो तय ज़मीन की कीमत जो है वो अलहदा बनेगी। तो ये सेक्शन 27A2 के तहत जो है हमें जो रजिस्ट्री जो करवानी है हमने किसी मकान की, तो हमें मलबे पे भी जो है वो फीसें जमा करवानी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप सिर्फ जो है जगह की रजिस्ट्री लिख के ले आए, नहीं, आपने मलबे की भी लिखनी है, मलबे की भी कीमत निकालनी है, और मकान की भी जो तय ज़मीन है उसकी भी आपने कीमत निकालनी है। फिर आपने मकान की कीमत बनानी है, या आपने कोई दुकान वगैरह कोई चीज़ भी आपने जो है कंस्ट्रक्टेड जो है वो आपने खरीदी है। फिर इधर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पंजाब में एक अमेंडमेंट है सेक्शन 27A2 में सर, जो ना एक अमेंडमेंट की है पंजाब गवर्नमेंट ने साल 2021 में, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से जो है वो नाफिजुल अमल है, जिसमें उन्होंने सेक्शन 27A2 जो है स्टैम्प एक्ट का, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है कि जी जिस प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्टेड हो और उसका जो है मजाज अथॉरिटी से नक्शा पास ना हो, तो फिर हम उस पर जो है मलबे पे और तय ज़मीन पर तो फीस लेंगे ही, साथ जो उसकी तय ज़मीन है उस पर हम एक अलहदा जो है पेनल्टी भी डालेंगे। मसलन अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 15 लाख रुपए की, मकान है,
तो आपकी जो है 15 लाख रुपए के हिसाब से आपने फीसें जमा करवानी है। लेकिन अगर आपका नक्शा पास नहीं और अब वो जो 15 लाख है उसमें से आपकी तय ज़मीन की 10 लाख रुपए फी जो है वो बनती है वैल्यू, और मलबे की आपकी जो है वो 5 लाख रुपए वैल्यू बनती है, और आपने उसकी रजिस्ट्री करवानी है, आपका नक्शा पास नहीं, तो आपको जो तय ज़मीन है 10 लाख रुपए, उस पर जो है वो इजाफी जो है वो 2% जो है वो जमा करवाना पड़ेंगे। ये नक्शा फीस जो है ये सिर्फ तय ज़मीन में पड़ती है, पूरी कीमत पे नहीं पड़ती। तो इस तरह ये रेट के बारे में ये चीज़ें जान लें। फिर जो डीसी रेट होते हैं इन पे एक सेक्शन 27A का सेक्शन 27A(4) है, जो ये कहता है कि ये जो डीसी रेट है, अगर इस डीसी रेट पे किसी को तराज पैदा हो जाता है तो फिर वो कमिश्नर को या जिसको भी कमिश्नर ने इख्तियारात दिए होते हैं वो एक दरख्वास्त दे सकता है, और उस दरख्वास्त में ये कह सकता है कि ये जो आपने रेट निकाला है ये गलत है, आप चेक करवा लें, मेरा ये रेट नहीं है। तो वो तराज जो है वो उसके तराज को मद्देनज़र रख के वो दूर किया जा सकता है। अमूमन ये जो दरख्वास्त है इस तरह की आप सब रजिस्ट्रार को भी दी जाती है, और किन हालात में दी जाती है, ये अमूमन ज़रई ज़मीनों में दी जाती है। सब रजिस्ट्रार रूरल को वो किस तरह दी जाती है कि ये जो ज़रई ज़मीन होती है ना, ये लोग खेवटों में खरीदते हैं, यानी ये खेवट होता है और उसमें खसरे होते हैं बेशुमार, और जो ज़रई ज़मीन के रेट होते हैं ना वो खसरों के हिसाब से होते हैं, हर खसरे का रेट ज़्यादा होता है। अगर वो खसरा सड़क पे है तो उसका रेट ज़्यादा है, और अगर वो खसरा जो है पीछे है उसका रेट कम है। लेकिन आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस खेवट में जो सबसे ज़्यादा जिस खसरे का रेट होता है ना, आप उसके हिसाब से रजिस्ट्री लिखते हैं। तो चूँकि एक शख्स ने प्रॉपर्टी जो खरीदी है वो पिछले खसरे में है, उसको रेट फ्रंट के खसरे का पड़ा, उसको तो बहुत ज़्यादा रजिस्ट्री की फीस पड़ जाएगी। तो फिर वो शख्स जो है वो तराज उठाता है, वो कहता है कि मैं पिछले खसरे का रहने वाला हूँ, पिछले खसरे में मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मुझ पर इतनी फीस ना डालें। तो वो एक सब रजिस्ट्रार को जो है वो दरख्वास्त देता है, और सब रजिस्ट्रार जो है पटवारी से रिपोर्ट मंगवाता है। पटवारी मौका देख के ये रिपोर्ट अगर कर दे कि ये जो खसरा ये पिछले नंबरों में है, जो पिछले जो खसरे जिस नंबर से जगह खरीद रहा है वो खसरा जो है पिछले नंबरों का है, तो फिर उस नंबर की जो फीस है वो उसको पड़ जाती है। ये बहरहाल ज़रई ज़मीनों में लोग करते हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन है। और इसके बारे में अगर कानून अगर किसी ने जानना हो तो सेक्शन 27A(4) के तहत जो है ये जो एप्लीकेशन है ये दी जा सकती है। तो इस तरह जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स हैं ये सेक्शन 27 जो है उसके तहत जो है डीसी रेट जो है इनको तय करता है, और उन डीसी रेट्स के मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी की जो है रजिस्ट्री होनी होती है। डीसी रेट से कम जो है वो किसी तौर पर जो है वो रजिस्ट्री नहीं हो सकती, और डीसी रेट जो है वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की सूरत में मलबे पे भी अदा करने पड़ते हैं और तय ज़मीन पे भी अदा करने पड़ते हैं, और इकट्ठा करके जो है वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की जो है वो कीमत बनाई जाती है। और पंजाब में एक पेनल्टी है 2%, जो मैंने आपको बता दी, अगर नक्शा पास ना हो तो तय ज़मीन पर जो है वो 2% जो है आपको पेनल्टी जो है वो पड़ेगी।